नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। दोस्तों, यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और यह वीडियो आपके CUT और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसमें नेहरू जी की मृत्यु के बाद उसका लीडरशिप कौन लिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, उनके बाद कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन बना, यानी कि जो भारत था उसका प्रधानमंत्री कौन बना। और उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है। यानी कि इसमें हम लगातार 3 प्रधानमंत्री जो बने, उनके बारे में हम जानेंगे और उन्होंने अपने कार्यकाल के बीच किस-किस चुनौतियों का सामना किया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो पे पूरे अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। 1964 में मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, यानी कि जो 1964 का वर्ष था, मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत बीमार चल रहे थे। वो पिछले वर्ष ही क्या थे, बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। और इससे लोग क्या सोचने लगे कि अब नेहरू के बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। भारत के जो बाहर लोग रह रहे थे, उनको यह भी संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद क्या हो जाएगा, लोकतंत्र कायम रह पाएगा भी या नहीं। यानी कि जो भारत है, वो नेहरू के मर जाने के बाद मतलब एक लोकतांत्रिक देश बना रहेगा या नहीं। लोग सोच रहे थे कहीं यहाँ पर सैनिक शासन ना आ जाए, कहीं यहाँ पर तानाशाही ना आ जाए, क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लोग तरह-तरह से अपने मन में विचार को जन्म दे रहे थे, क्योंकि नेहरू जी की क्या हो गई थी, मई 1964 में मृत्यु हो गई थी। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। देखिए, जो 1960 का दशक है, उसे हम खतरनाक दशक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय देश के सामने बहुत सारे ऐसे मामले थे जो भी सुलझे हुए थे। जैसे कि देश के सामने गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक हिंसा, क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल क्या थे, बहुत ही अनसुलझे हुए थे। और इस समय क्या था, देश में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो 1967 का दशक है, उसे हम क्या कहते हैं, खतरनाक दशक कहते हैं। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। लोग ये आशा लगा रहे थे कि क्या होगा, जो इतनी सारी कठिनाइयाँ भारत के सामने आन पड़ी हैं, गरीबी, क्षेत्रीय विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और गैर बराबरी, इन सब से क्या होगा, या तो देश बिखर जाएगा, या तो जो लोकतंत्र की जो परियोजना है वो क्या हो जाएगी, असफल साबित हो जाएगी और यहाँ पर किसी अलोकतांत्रिक तरीके से नेता चुना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह मामला बिना किसी विवाद के बड़े ही शांति से सुलझा लिया गया और यह तय किया गया कि भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि जो भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे नेहरू के बाद होंगे शास्त्री। तो दोस्तों, एनसीईआरटी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा साइड में दे रखा है, थोड़ी सी जानकारी। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले उससे आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनको एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे और ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनका जो प्रदेश था वो उत्तर प्रदेश था। और ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार भी संभाल चुके थे और ये 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। और इसी दौरान एक रेल दुर्घटना हो गई थी, तो उस रेल दुर्घटना की इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। और बाद में 1957 से 1964 के बीच ये भी मंत्री के पद पर रहे और फिर उसके बाद ये भी फिर 1957 से 1964 के बीच भी मंत्री के पद पर रहे। और इन्होंने जय जवान और जय किसान का मशहूर नारा भी दिया था। जब हमारा पाकिस्तान से 1965 में युद्ध होता है, तो इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो ये बहुत ही मशहूर नारा है भारत का। तो इस नारे को सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। तो दोस्तों, आप इस नारे को जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इस नारे को देने वाले थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर में आगे की तरफ कि नेहरू के बाद शास्त्री जी का चयन कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसद से सलाह मशविरा किया। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जो कि कामराज थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी के नेताओं और जो सभी सांसद थे उनसे क्या किया, सलाह मशविरा किया कि अब पार्टी का अगला नेता या भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोधी नेता चुने गए और इस तरह वे
देश के प्रधानमंत्री बने। और जब उन्होंने सबसे सलाह मशवरा किया तो उनको एक नाम मिला लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो निर्विरोधी क्या हुए, नेता चुने गए। यानी कि निर्विरोधी मतलब उनका किसी ने भी विरोध नहीं किया, सबकी इच्छा यही थी कि क्या शास्त्री जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो। इस तरह शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के बाद। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रह चुके थे। यानी कि जो शास्त्री जी थे उनका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश था और वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई वर्षों तक क्या थे, मंत्री रह चुके थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा, यानी कि उनको लेकर कभी कोई भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। नेहरू अपने अंतिम वर्षों में शास्त्री पर अधिक निर्भर थे। यानी कि जो नेहरू जी थे जब वो बीमार हो गए थे अपने अंतिम वर्षों में, तो क्या थे, शास्त्री जी पर अधिक निर्भर थे अपने कामकाज के लिए। शास्त्री जी पर क्या थे, बहुत ज्यादा ही निर्भर थे। यानी कि हर एक चीज में वो नेहरू जी शास्त्री जी से ही सलाह मशवरा करते थे अपने अंतिम दिनों में। ठीक दोस्तों, शास्त्री सादगी व सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा में एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। जो शास्त्री जी थे वो अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। यानी कि उनको उनकी सादगी के लिए बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां हासिल थी पूरे संपूर्ण भारत में। एक बार ऐसा हुआ कि एक रेल दुर्घटना हो गई और उस रेल दुर्घटना के समय क्या थे, रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, उस रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, जो शास्त्री जी थे वो बड़े कम समय तक, यानी कि 1964 से 1966 तक ही देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री थे तो इस छोटी सी अवधि में उनको दो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी कि भारत चीन युद्ध, यानी कि जो भारत चीन युद्ध था उसकी वजह से देश की आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था और मानसून की असफलता से सूखा पड़ा हुआ था। यानी कि जब देश में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए तो क्या हुआ, तो जो देश था वो अभी भारत चीन युद्ध से जो आर्थिक कठिनाई हुई थी उससे उबरने की कोशिश कर रहा था और उस समय मानसून भी नहीं आया था। यानी कि जो मानसून वर्षा भी सही से नहीं हुई थी और क्या हुआ था, देश में जगह जगह पर सूखा पड़ा था। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा और कई ऐसी जगहें थी जहां पर वर्षा न होने के कारण, मानसून की असफलता के कारण क्या हो गया था, खाद्यान्न का गंभीर संकट आ पड़ा था, अकाल पड़ गया था। और क्या हुआ, फिर हमारा 1965 में फिर हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा। ये सब कठिनाइयां लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सामना करना पड़ा। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। शास्त्री जी ने इन दोनों चुनौतियों को, पहला तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ उसके लिए, और जो हमारी मानसून की असफलता थी, हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी, उन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया। ठीक दोस्तों, इससे क्या पता चलता है, तो एक दृढ़ संकल्प थे भारत की एकता और सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1964 को ताशकंद में उनका अचानक देहांत हो गया। देखिए दोस्तों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो प्रधानमंत्री के पद पर बहुत ही कम दिनों तक रहे और 10 जनवरी को देखेंगे आप 1966 में वो ताशकंद गए हुए थे, वहीं पर उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दोस्तों, ताशकंद ना पहले सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसका हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में यह उज्बेकिस्तान की क्या है, राजधानी है। ठीक दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में किसी काम के लिए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं बीच में फोटो में, ताशकंद की समझौते की फोटो है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वह ताशकंद गए हुए थे। दोस्तों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन मोहम्मद अयूब खान, उनसे बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे ताशकंद। वहीं पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दोस्तों, आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये हैं जनरल मोहम्मद अयूब खान। इनसे ही समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और ताशकंद में वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। दोस्तों, शास्त्री जी के बाद भारत देश की प्रधानमंत्री बनी माननीय इंदिरा गांधी जी। अब देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु के कांग्रेस के सामने दोबारा संकट और उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हुआ। यानी कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, फिर एक बार
कांग्रेस के सामने ये सवाल आ गया कि अब देश क्या, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि अब कौन देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। पहले तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका तो किसी के साथ मुकाबला नहीं हुआ। वो क्या हुए थे, वो निर्विरोध नेता चुने गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के दो नेता चुने जाने वाले थे उनमें दो नेता, जो कांग्रेस पार्टी के इस बार नेताओं के लिए क्या हुआ, बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ। इस बार क्या हुआ, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ, कड़ा मुकाबला हुआ। ठीक, मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। जो मोरारजी देसाई थे वो मुंबई के क्या रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब का मुंबई आप जानते हैं ना, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला हुआ था, तो उसको मुंबई बोलते हैं। तो मोरारजी देसाई जी मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। और वहीं जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। और शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री थी। और जो शास्त्री जी का मंत्रिमंडल था, यानी कि जो शास्त्री जी की सरकार बनी थी, जो उसमें मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो उसमें वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी कि सूचना मंत्री थी। कौन, इंदिरा गांधी जी। दोस्तों, इस दफा पार्टी ने बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं कायम की जा सकी। दोस्तों, एक बार जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने क्या सोचा, इस बारी हम इंदिरा गांधी पर क्या करेंगे, अपना मतलब पसंद जाहिर करेंगे। तो लेकिन जब इंदिरा गांधी को पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या किया, अपना मतलब नेता चुनने की मतलब इच्छा व्यक्त की, उस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। सर्वसम्मत मतलब सभी लोग इस पर सहमत नहीं थे कि क्या हो, इंदिरा गांधी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। कुछ लोग आप जानते हैं मोरारजी देसाई के पक्ष में थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में फैसला किया कि कांग्रेस के सांसद अब क्या करेंगे, गुप्त मतदान करेंगे और गुप्त मतदान से तय किया जाएगा कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। और जब गुप्त मतदान हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्हें मोरारजी देसाई से ज्यादा वोट हासिल हुए। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। और जब इंदिरा गांधी थी उनको 2/3 से ज्यादा भी क्या हुए, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे उन्होंने उन्हें वोट दिया। और इससे क्या हुआ, देश की जो अगली प्रधानमंत्री थी वो माननीय इंदिरा गांधी जी बनकर आई। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल में ही इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना पड़ा। और जैसे ही इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसके 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें क्या करना पड़ा, लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि 1967 में लोकसभा चुनाव भी आ गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण और समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन इसलिए किया था, उन्होंने सोचा था कि जो इंदिरा गांधी हैं उनको भी ज्यादा अनुभव तो है नहीं और दिशा निर्देश और समर्थन के लिए क्या करेंगी, हम सब पर हमेशा निर्भर रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे सोचे थे कि अगर हम इंदिरा गांधी को बना देंगे तो अभी उसको ज्यादा अनुभव तो है नहीं, वहीं अगर हम मोरारजी देसाई को बनाएंगे तो उसको ज्यादा अनुभव है, वो खुद अपनी सरकार चलाएगा, वो ज्यादा हम सबसे मतलब दिशा निर्देश नहीं लेगा। लेकिन इंदिरा गांधी क्या है, उससे ज्यादा भी अनुभव है नहीं, तो अगर हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या होगा, वो बार बार हम सबसे क्या लेगी, दिशा निर्देश लेगी और हम सबके समर्थन पर निर्भर रहेगी। तो इसीलिए क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। दोस्तों, अब चौथा आम चुनाव में क्या परिणाम आया उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौथे आम चुनाव के समय जो देश की परिस्थितियां थी बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। चौथे आम चुनाव के समय आप देखेंगे तब तक 2 प्रधानमंत्री का निधन हो चुका था और जो नया प्रधानमंत्री आया था उसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। और इस अवधि में सूखा, खाद्यान्न संकट, उत्पादन निर्यात में गिरावट, विदेशी मुद्रा की कमी, बढ़ते सैन्य खर्च से देश की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी। और आप इस समय देखेंगे तो इस समय देश में क्या था, सूखा पड़ा हुआ था, खाद्यान्न संकट था, यानी कि हर एक जगह अकाल पड़ा हुआ था, उत्पाद निर्यात में गिरावट आ गई थी, विदेशी मुद्रा की हमारे पास कमी थी और हमने इतने युद्ध लड़े थे अन्य देशों के साथ, जैसे कि हमने चीन से लड़ा था युद्ध और पाकिस्तान से लड़ा था 1965 में, तो उस वजह से हमारा सैन्य खर्च भी बढ़ गया था। इससे जो देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ही गंभीर हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना,
जो इंदिरा गांधी ने अपने शुरुआती फैसले लिए उसमें से एक फैसला ये था कि उन्होंने क्या किया, रुपए का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन करने का मतलब यह होता है कि अपने देश की मुद्रा का आप किसी दूसरे देश की मुद्रा के की अपेक्षा क्या करते हैं, उसका दाम कम कर दें। और उस समय क्या माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर रुपए का अवमूल्यन किया था, यानी कि रुपए का दाम इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर कम किया था। उस समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपया थी, जो अब बढ़कर 7 रुपया हो गई। उसमें क्या था, जो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो रुपए का दाम था उसे डॉलर की तुलना में सस्ता बना दिया था। यानी कि अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी 5 रुपये थी, जब मतलब उन्होंने अवमूल्यन नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने अवमूल्यन कर दिया तो उससे क्या हो गया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 7 रुपये हो गई। आर्थिक संकट से महंगाई, खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी बढ़ी, जिससे लोग विरोध करने लगे और देश में अक्सर बंद और हड़ताल होने लगी। अब देश में जब आर्थिक संकट आ गया, उससे महंगाई भी बढ़ गई देश में और खाद्यान्न की कमी हो गई और लोग बेरोजगार हो गए। तो इससे जो लोग थे वो क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे और जगह जगहों पर बंद करने लगे। यानी कि इसमें क्या हुआ, देश में हड़ताल और बंद की प्रवृत्तियां देखी गई। साम्यवादी व समाजवादी पार्टियों ने समानता के लिए संघर्ष शुरू किया, जबकि अलग हुए साम्यवादियों ने मार्क्सवादी लेनिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर सशस्त्र कृषि विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए, जो साम्यवादी और समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, समानता के लिए संघर्ष किया, जबकि वहीं पर जो अन्य साम्यवादी पार्टी से अलग हो गए थे, यानी कि जो अन्य कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गए थे, उन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर एक सशस्त्र कृषि विद्रोह का क्या किया, नेतृत्व किया। यानी कि जो एक अलग तबका था कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसे हम CPI-ML बोलते हैं, उसने क्या किया, सशस्त्र कृषि विद्रोह का उस समय नेतृत्व किया। इस पार्टी ने किसानों का विरोध संगठित किया। इस दौरान आज़ादी के बाद के सबसे गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। और जो ये CPI-ML पार्टी थी, यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने क्या किया, किसानों का विद्रोह संगठित किया। और इस समय जो देश था उसने सबसे गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे को क्या किया, देखा। यानी कि जो इस समय देश था उसमें हर एक जगह पर सबसे गंभीर दंगे हो रहे थे आज़ादी के बाद। और इसी समय एक टर्म आता है गैर कांग्रेसवाद। दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का क्या मतलब होता है, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में, जिसकी फोटो साइड में हमारे NCERT में दे रखी है। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, एक समाजवादी नेता थे और समाजवादी विचारक थे। एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, सदस्य थे। यानी कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर थे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता हुए। यानी कि जब मूल पार्टी का विभाजन हो गया, यानी कि जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया, तो सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के क्या हुए, लीडर बने, नेता बने। 1963 से 1967 तक लोकसभा सदस्य रहे। यानी कि 1963 से लेकर 1967 तक के क्या थे, सांसद थे। मैनकाइंड व जन के संस्थापक थे। संस्थापक संपादक थे। यानी कि जो मैनकाइंड और जन नामक पत्रिकाएं थी, उसके क्या थे, संपादक थे। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया इन्होंने। विचारधारा का संयोजन एवं गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। यानी कि जो गैर कांग्रेसवाद शब्द गढ़ा गया, उसको क्या किया था, उसको इन्हीं ने, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, बनाया था। पिछड़े वर्गों की आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी का विरोध ऐसे राजनीतिक नेताओं में चर्चित, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोला। ये क्या थे, पिछड़े वर्गों की आवाज उठाते थे और ये ऐसे नेता के रूप में मशहूर थे, जिन्होंने क्या किया था, नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोला था। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ये तो NCERT में दिया नहीं गया है, लेकिन मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। ये अम्बेडकर नगर के थे, अकबरपुर के। तो उस समय तो अम्बेडकर नगर था नहीं, अयोध्या में ज्वाइंट था। तो मतलब यूनाइटेड अयोध्या के या अम्बेडकर नगर के निवासी थे। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन अम्बेडकर नगर या अयोध्या से है, आप कमेंट करिएगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं गैर कांग्रेसवाद की तरफ, जान लेते हैं कि गैर कांग्रेसवाद क्या है। दोस्तों, यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकी थी। यानी कि जो स्थिति थी, देश में दंगे हो रहे, देश में बंद हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे, कृषि विद्रोह हो रहा था, ये दलगत राजनीति से अलग नहीं रह सकी। ठीक दोस्तों, विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। जो ये लोगों में विरोध उत्पन्न हुआ था, जनविरोध उत्पन्न हुआ था महंगाई के कारण और बेरोजगारी के कारण, उसका क्या कर रहा था, विपक्षी दल क्या कर रहा था, अगुवाई कर रहा था और सरकार पर दबाव डाल रहा था विपक्षी दल। विपक्षी
विपक्षी पार्टियों ने माना कि वोट बंटने से ही कांग्रेस सत्ता में है। विपक्षी पार्टियों का ये मानना था कि हम सब अलग-अलग मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, इसी वजह से क्या है वोट बढ़ जाता है, और वोट बढ़ने की वजह से क्या होता है जो कांग्रेस पार्टी है वो बार-बार सत्ता में जीत कर आ जाती है। क्योंकि अगर हम सब अलग-अलग लड़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है हम सबका वोट आपस में ही बँट जा रहा है। तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी क्या हो रही है बार-बार सत्ता में जीत कर वापस आ जा रही है। इसलिए क्या किया एक नेता थे समाजवादी जिनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने एक टर्म दिया गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का मतलब यह था कि जितने भी मतलब गैर कांग्रेसी पार्टियां हो सब क्या हो एकजुट में आकर क्या करें मतलब इलेक्शन लड़ें, जिससे क्या हो लोकतंत्र की वापसी हो और कांग्रेस को हराया जा सके। देखिए दोस्तों, जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधारा के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वह सभी एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किए। देखिए दोस्तों, जो जो दल कांग्रेस या विचारधारा में एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे, यानी कि जो दल एक दूसरे से कार्यक्रम और विचारधारा में एकदम एक दूसरे के क्या थे विरोधी थे और एक दूसरे से एकदम अलग थे, वह सब क्या हुए ये सब एकजुट हो गए और उन्होंने क्या किया कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। यानी कि उन्होंने कुछ राज्यों में क्या किया कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और यहाँ तक कि कुछ अन्य राज्यों में उन्होंने क्या किया सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया, यानी कि सीटों को आपसी में उन्होंने क्या किया बांटकर चुनाव लड़े। इन 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 दलों ने इंदिरा की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सत्ता से हटाने का मौका माना। ये जो सभी पार्टियां थी, जो सभी दल थे, ये सब सोच रहे थे जो इंदिरा गांधी है वो अभी अनुभवहीन है और पार्टी में तो अभी अंदर में क्या हो रही कलह चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इसका हम फायदा उठाकर क्या कर सकते हैं इंदिरा गांधी को शासन से हटा सकते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के देश के शासन से हटा सकते हैं। ठीक दोस्तों, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया और जो समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन्होंने क्या किया इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। ठीक दोस्तों, पेपर में आता है कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार या गैर कांग्रेसवाद शब्द किसने दिया, तो आप याद रखिएगा उसको दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ क्या कहा था सैद्धांतिक पक्ष में कि जो कांग्रेस का शासन है वो अलोकतांत्रिक है और गरीबों को क्या है खिलाफ है, यानी कि इसमें गरीबों के हितों की अनदेखी की जा रही है कांग्रेस शासन में। इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। और उनका मानना था कि इसलिए क्या करना चाहिए जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए और क्या करना चाहिए देश में लोकतंत्र की वापसी करनी चाहिए। ठीक दोस्तों, जो 1967 का चुनाव रहता है उस चुनाव का क्या रिजल्ट आता है अब उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए दोस्तों, जन असंतोष और दलों के ध्रुवीकरण के बीच 1967 के फरवरी माह में नेहरू को बिना कांग्रेस पार्टी ने चौथे आम चुनाव लड़ा। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने क्या किया, जो 1967 के फरवरी माह में चुनाव हुआ था चौथा आम चुनाव, उसे नेहरू जी के बिना क्या किया लड़ा। यानी कि उसमें नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो यानी कि नेहरू के बिना ही क्या किया 1967 के फरवरी माह में हुए चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया। चुनाव परिणाम में कांग्रेस को राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर भारी नुकसान हुआ। यानी कि जो चुनाव परिणाम थे, यानी कि जो चुनाव का रिजल्ट था उसमें कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक, तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। जो उस समय के राजनीतिक पर्यवेक्षक थे उन्होंने क्या किया, जो उस समय के चुनाव परिणाम आए थे उसको राजनीतिक भूकंप कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस थी वो बहुत ही कम राज्यों में जीत कर वापस आई और जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके मत प्रतिशत में भी कमी आई और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो भी चुनाव हार गए। इसलिए जो उसमें के राजनीतिक पर्यवेक्षक थे इस चुनाव परिणाम को क्या कहा, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। ठीक दोस्तों, अब देखिए लोकसभा था उसमें कांग्रेस पार्टी को तो बहुमत तो मिल गया लेकिन उसके मत प्रतिशत और सीटों में काफी कमी आई। यानी कि जो लोकसभा था उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई लेकिन जितना कांग्रेस पार्टी पहले सीटें और जितना पहले मत पाती थी उससे कम प्रतिशत मत और सीटें वो इस बार प्राप्त की। कांग्रेस को पहले कभी इतने कम वोट और सीटें नहीं मिली थी। यानी कि जब से कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी कि जब से कांग्रेस इलेक्शन में लड़के वो आ रही थी जीत कर वापस, तब से क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को कभी भी इतना क्या हुआ कम वोट और इतने कम सीटें कभी भी नहीं मिली थी। यह पहली बार था 1967 का चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी को इतनी कम सीटें और इतने कम वोट मिले। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो मंत्रिमंडल था उसमें जो मंत्री थे उसमें से आधे से ज्यादा मंत्री क्या हुए चुनाव
हार गए। देखिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ मंत्री थे जो बहुत मशहूर थे, देश में दिग्गज गिने जाते थे, राजनीतिक दिग्गज के रूप में जाने जाते थे, जो चुनाव हार गए। जैसे कि तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस के पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के बी सहाय जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। यानी कि जो महाराष्ट्र के आप देखेंगे एस के पाटिल थे, और जो तमिलनाडु के कामराज थे, और बिहार के जो बी सहाय थे, और जो बंगाल के अतुल्य घोष थे, ये सब बहुत ही बड़े राजनीतिक दिग्गज माने जाते थे भारत के। लेकिन ये सब क्या किया, 1967 के चुनाव को जीत नहीं सके। ये सब क्या किए, ये सब 1967 के चुनाव को हार गए। जो कांग्रेस पार्टी थी उसे 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। यानी कि कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं पाई, और 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यहाँ पार्टी सरकार नहीं बना सकी। यानी कि 7 राज्यों में तो उसने बहुमत नहीं हासिल किया, और जो 2 अन्य राज्य थे उसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी दल बदल के कारण सरकार नहीं बना सकी। यानी कि टोटल 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वह देश के किसी एक भाग में कायम नहीं थे, वह राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। यानी कि जो देश के 9 राज्य थे जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई थी, उसमें क्या था, वो सभी राज्य एक दूसरे के पास ही नहीं थे। यानी कि सभी लोग एक दूसरे के पड़ोसी नहीं थे, वो देश के दूसरे मतलब दूर दराज के इलाकों में फैले हुए थे, और अलग अलग जगह स्थित थे देश के। जैसे कि आप देखेंगे तो कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में सरकार नहीं बना सकी। अगर आप इन सबको देखेंगे मैप में, तो ये सब कहीं एक जगह नहीं स्थित हैं, ये देश के अलग अलग भागों में क्या है, स्थित हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में क्या कर सकी, सरकार नहीं बना सकी। देखिए मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। यानी कि जो मद्रास है उसमें क्या हुई, एक क्षेत्रीय पार्टी जिसे हम क्या कहते हैं, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएमके कहते हैं, वो क्या हुई, पूर्ण बहुमत पाई। और ये पहली बार था कोई सरकार की हो पूर्ण बहुमत प्राप्त की हो राज्य में। ठीक, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई। यानी कि जो डीएमके थी, जिसको हम मतलब एक्सपेंड फॉर्म में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम कहते हैं, उसने हिंदी विरोधी आंदोलन जो उसमें चल रहे थे उसका नेतृत्व किया था, और इसी के माध्यम से सत्ता में वापस आई थी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी सी नटराजन अन्नादुरई के बारे में दे रखी है एनसीईआरटी में, उसे हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इन सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ये 1967 में क्या थे, मद्रास जो अब तमिलनाडु के रूप में जाना जाता है उसके मुख्यमंत्री थे, और एक चर्चित पत्रकार और लेखक थे, और ये मद्रास में जस्टिस पार्टी से क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक दोस्तों, बाद में इन्होंने द्रविड़ कासगम 1934 में मतलब द्रविड़ कासगम में क्या हो गए, शामिल हो गए, और 1949 में आप देखेंगे इन्होंने द्रविड़ मुन्नेत्र कासगम का क्या किया, गठन किया। यानी कि 1949 में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसे द्रविड़ मुन्नेत्र कासगम कहते हैं। द्रविड़ संस्कृत के क्या थे, समर्थक थे, और हिंदी का विरोध करते थे, और ये राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक थे। यानी कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दी जाए, ज्यादा मतलब पावर दी जाए, उसके क्या थे, समर्थक थे। कौन, सी नटराजन अन्नादुरई। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए दोस्तों, जो ये डीएमके पार्टी थी उसने क्या किया था, छात्र जो विरोध कर रहे थे हिंदी भाषा का, उसका नेतृत्व करके ये सत्ता में आई थी। देखिए यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। यानी कि जो छात्र वहाँ पर हिंदी को राजभाषा बना दिया गया था उसका विरोध कर रहे थे, तो उसका डीएमके ने क्या किया, उस विरोध का नेतृत्व प्रदान किया, और उसकी वजह से क्या हुई, वो पार्टी इलेक्शन में जीत के वापस सत्ता में आई। यानी कि पहली बार आई थी, वापस नहीं, मतलब पहली बार इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर सत्ता में आई। चुनाव इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। यानी कि चुनाव के इतिहास में पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी मतलब दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। यानी कि पहली बार अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसने सरकार बनाई, तो पार्टी थी डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कासगम, ठीक, कड़गम, माफ करिएगा। अब देखिए अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी, और जो अन्य 8 राज्य थे उसमें क्या हुआ, जो गैर कांग्रेसी दल थे उन्होंने क्या किया, गठबंधन बनाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर क्या किया, सरकार बनाया। ठीक, गठबंधन सरकार बनाई। ठीक, उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी
कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। तो यानी कि उस समय एक जुमला फेमस हो गया था वहाँ कि लोग कहते हैं कि अगर आप दिल्ली से वहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पर, हावड़ा, हावड़ा मतलब ये हावड़ा कहाँ पर है, हावड़ा है ये कलकत्ता में। यानी कि अगर आप दिल्ली से कलकत्ता हावड़ा जा रहे हैं तो आप क्या होगा, अब अगर आप ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो आपकी ट्रेन ऐसे किसी भी गैर मतलब कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। यानी कि ट्रेन जितने भी रास्ते से जाएगी वो सब रास्ते में क्या रहेंगे, सबके सब ऐसे राज्य रहेंगे जहाँ पर गैर कांग्रेस पार्टियों का शासन है, यानी कि गैर कांग्रेस दलों का गठबंधन का शासन है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अब गठबंधन का जो दौर है, गठबंधन होता क्या है और गठबंधन कब से चालू हुआ इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। यानी कि 1967 से पहले जो गठबंधन की परिघटना थी ये सामने नहीं थी। ये तो 1967 में सबके सामने आई गठबंधन की परिघटना। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। क्योंकि उस समय किसी भी दल को क्या हुआ था, बहुमत नहीं मिला था, इसलिए क्या किया, अलग अलग पार्टी क्या किए, आपस में एकजुट हो गई और एक संयुक्त विधायक दल बनाया थे। और इससे क्या किया, उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया और सरकार बनाई। जब कोई सरकार मतलब कोई पार्टी एक साथ मतलब कोई अकेली पार्टी ज्यादा सीट नहीं हासिल कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अन्य पार्टियों का साथ लिया और क्या किया, संयुक्त विधायक दल बनाकर अपनी जगह की सरकार बनाई या सरकार को समर्थन दिया, गैर कांग्रेसी सरकार को। ठीक दोस्तों, इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। और इसी कारण क्या कहा जाता है, जो ऐसी सरकारें बनी जो गठबंधन बनाकर बनी उनको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकारें के दल, घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। यानी कि जो सरकारें बनी गठबंधन सरकार, उसमें देखेंगे जो दल थे, घटक दल थे, उसमें जितनी भी पार्टियां शामिल थी वो विचारधारा से लिहाज से एक दूसरे से एकदम अलग थे। यानी कि उसमें एक ही गठबंधन में विभिन्न विभिन्न विचारधारा, गर्मपंथी, नरमपंथी या दक्षिणपंथी, वामपंथी के लोग क्या थे, शामिल थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। यानी कि जो संयुक्त विधायक दल की सरकार 1967 में बिहार में बनी थी, उसमें दो पार्टियां शामिल थी उस गठबंधन में, 2 समाजवादी पार्टियां। पहली थी एसएसपी, जिसको आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जिसको हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, जिसका सिंबल है बरगद का पेड़। और दूसरी थी एएसपी, यानी कि इसे आप जानते होंगे ना, एएसपी ये क्या थी, ये दूसरी पार्टी थी जो क्या हुई थी, बिहार में मतलब गठबंधन में आकर सरकार बनाई थी। ठीक दोस्तों, माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने एएसपी लिख दिया, यहाँ पर पीएसपी रहना चाहिए, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होगा। ठीक दोस्तों, साथ ही इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। यानी कि इस पार्टी में क्या था, दक्षिणपंथी और वामपंथी संघ, जैसे कि दक्षिणपंथी आप देखेंगे तो सीपीआई और माफ करिएगा, जैसे कि आप वामपंथी देखेंगे तो सीपीआई और दक्षिणपंथी देखेंगे तो जनसंघ जैसी पार्टियां इन सरकारों में क्या थी, शामिल थी। यानी कि इसमें क्या थे, विचारधारा के लिहाज से बहुत ही भिन्न भिन्न घटक शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। यानी कि जो बिहार में सरकार बनी संयुक्त विधायक दल थी, उसको क्या कहा गया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट सरकार किस सरकार को कहा गया, यानी यहाँ पर जो सरकार बनी थी विधायक दल, संयुक्त विधायक दल की, उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो आप याद रखिएगा, पंजाब में जो सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल की, उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। ठीक, देखिए इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। यानी कि इसमें 2 परस्पर ग्रुप जो परस्पर विरोधी ग्रुप शामिल थे। जैसे पहला दल था अकाली दल संत ग्रुप और दूसरा मास्टर ग्रुप, इसमें क्या था, जो एक दूसरे के विरोधी थे वो शामिल थे। ठीक दोस्तों, साथ ही सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम और एसपी और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थी। और इस सरकार जो बनी थी यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट की, इसमें दोनों साम्यवादी दल, जैसे कि आप जानते हैं ना, सोशलिस्ट पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी टूट गई थी, सीपीआई और सीपीआईएम में बट गई थी। तो ये जो सरकार बनी थी पंजाब में यूनाइटेड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की, इसमें दोनों साम्यवादी दल शामिल थे। यानी कि इसमें सीपीआई भी शामिल थी और सीपीआईएम भी शामिल थी, और इसमें एसएसपी भी शामिल थी और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थी। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि दल बदल क्या होता है। दोस्तों, 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकार के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। दोस्तों दल बदल का मतलब क्या होता है? देखिए, दल बदल का मतलब यह होता है कि जब कोई कोई व्यक्ति एक किसी खास पार्टी के चुनाव के चिन्ह के साथ क्या करे, चुनाव लड़े और जब वो चुनाव जीत जाए तो क्या करे, उस पार्टी को छोड़ दे और किसी दूसरे पार्टी में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो उससे क्या होगा, जो व्यक्ति होगा वो उसकी जो गतिविधि होगी उसे दल बदल कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई ए पार्टी है और उसके चुनाव से कोई रामू नाम का बंदा चुनाव लड़ता है और वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव जीत जाता है तो जाकर किसी बी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो जब वो ए पार्टी को छोड़कर बी पार्टी में शामिल हो जाएगा चुनाव जीतने के बाद, तो इसे क्या बोलेंगे, दल बदल बोलेंगे। ठीक दोस्तों, 1967 में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो 1967 में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक थे, उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे 3 प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस दल बदल से आया राम गया राम का जुमला फेमस हुआ। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। और जो इस दौर में राजनीतिक निष्ठा जो लोगों की बदल रही थी बार बार, इसके अदला बदली की वजह से क्या हुआ, आया राम गया राम का जुमला फेमस हुआ। अभी आया राम गया राम का जुमला मतलब इसका अर्थ क्या है, इसको मैं भी आपको बताता हूँ पीछे चल के अगली स्लाइड में। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है के कामराज के बारे में, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इसको पढ़ना अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप अन्य किसी और पाठ को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इतिहास का हो, वह राजनीति शास्त्र का हो, विज्ञान का, अर्थशास्त्र का हो या समाज शास्त्र का, तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी विषयों की प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम में अच्छे से कार्टून के साथ, मैप के साथ और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं उसके साथ बना दी गई है। तो आप जाइए हमारे चैनल को देखिए और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इतनी मेहनत करके अच्छे से फोटो लगाकर और इतने अच्छे से स्लाइड को लिख करके वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों जरूर इसे कमेंट करके बताइए। और आप दोस्तों किस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहते हैं उसका भी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं के कामराज के बारे में। देखिए दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस पार्टी के क्या थे, नेता थे। और ये जो मद्रास है, जिसे हम अब तमिलनाडु के रूप में जानते हैं, उसके नेता भी मतलब उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये मद्रास में शिक्षा के प्रसार के लिए और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने वाली योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो मिड डे मील की योजना है उसके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन, के कामराज। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सकें। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। यानी कि 1963 में के कामराज ने ये कहा कि जितने भी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जिससे क्या हो, जो नए जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी के कमान मिल जाए। तो इससे जो ये प्रस्ताव उन्होंने दिया कांग्रेस पार्टी को 1963 में कि सभी को क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और युवा पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में कमान देनी चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कामराज योजना कहा जाता है। और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आया राम गया राम के पीछे कहानी क्या है। दोस्तों आप इनकी फोटो देख लीजिए, ये है गयालाल। इन्हीं के नाम पर आया राम गया राम फेमस हुआ है। एक एमएलए थे, कहाँ से थे, ये हरियाणा के एक एमएलए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली। तो इसीलिए क्या हुआ, जब ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए तो एक विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गया राम था अब आ गया है, उसी को आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अभी देखिए, विधायक द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम या गया राम का जुमला दाखिल हुआ। यानी कि जो विधायक लोग क्या करते हैं, पार्टी छोड़कर एक दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसी से क्या हुआ, भारत की जो राजनीतिक शब्दकोश है उसमें आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। यानी कि ये जुमला जो आया है आया राम गया राम का, ऐसे ही नहीं आ गया, इसके पीछे गया लाल जी का हाथ है।
देखिए 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। यानी कि 1967 में जब चुनाव हुए और जब चुनाव रिजल्ट आया, यानी कि जब चुनाव के परिणाम आए, तो उन्होंने क्या किया, 15 दिन के अंदर, एक पखवाड़े मतलब क्या होता है 15 दिन, उन्होंने 15 दिन के अंदर क्या किया, 3 दफा पार्टी बदली। यानी कि 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किए। पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले में कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस में लौट आए। यानी कि पहले क्या किया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी में जो थे उससे ट्रांसफर लेके, यानी कि उसको छोड़कर वो किसमें करे गए, वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पहले वो यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए। यानी कि यूनाइटेड फ्रंट में जाने के बाद तो कांग्रेस पार्टी में फिर से वापस आ गए और फिर कांग्रेस पार्टी में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और जब कांग्रेस पार्टी में लौट के दोबारा आए, फिर 9 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ के फिर से उसी पार्टी में वापस चले गए यूनाइटेड फ्रंट में। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की, तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में एक प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। यानी कि जब उन्होंने क्या किया, जब गयालाल जो थे, जब उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, तो जब इसको मंशा जाहिर की उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने की, तो एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंडीगढ़ की प्रेस के सामने घोषणा की, जो गया राम था अब आया राम है। तभी से क्या हुआ, जब जो दल बदल की घटना के साथ आया राम गया राम का जुमला जुड़ गया। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम और गया राम के जुमले के साथ हमेशा दर्ज कर लिया गया। यानी कि गयालाल जो हड़बड़ी में पार्टी बदल रहे थे, इसी के साथ आया राम गया राम का जुमला क्या हो गया, राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किए गए और ऐसे दल बदल बार बार ना हो, इसके लिए क्या हुआ, बाद में सरकारों ने दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया और दल बदल के विरोध में कानून भी लाया। दोस्तों, हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही। यानी कि जो 1967 का चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस की सत्ता थी उसने क्या किया, जीत हासिल की, लेकिन उसकी जीत के बावजूद भी उसे बहुमत नहीं हासिल हुआ था। यानी कि उसने अपनी सरकार तो बना ली कैसे भी करके, लेकिन उसे क्या था, उसे बहुमत हासिल नहीं था, यानी कि उसे मेजोरिटी नहीं मिली थी। ठीक दोस्तों, साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही और उसके साथ ही 1967 में जो अनेक राज्यों में चुनाव हुए थे लोकसभा के साथ साथ, उन राज्यों में क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी थी उनमें से कई राज्यों में क्या हुई, उसे असफलता हासिल हुई। यानी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। यानी कि इससे पहले लोग यह सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता है, लेकिन जो 1967 का चुनाव हुआ तो इसमें लोगों में यह विश्वास आ गया कि क्या हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी है उसे हम चुनाव में क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस पार्टी को एक बहुत मजबूत और स्थापित पार्टी माना जाता था, लेकिन अब लोगों के मन में यह विचार आ गया कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दोस्तों अब भी उस समय जो समय था 1967 का, उस समय भी कांग्रेस का कोई विकल्प उपस्थित नहीं था। यानी कि वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं, इसमें कांग्रेस का विकल्प हमारे पास कई पार्टियां हैं, देख सकते हैं आप, जैसे भाजपा है या कोई अन्य पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं या जो कोई अन्य संगठन है। लेकिन उस समय जो था, जो 1967 का ये दौर था, उस समय क्या था, कांग्रेस के सामने कोई भी पार्टी नहीं थी। यानी कि देश के सामने कोई और अन्य विकल्प कांग्रेस को मतलब हराने के लिए मौजूद नहीं था। यानी कि कांग्रेस का कोई अन्य विकल्प उस समय नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और जो राज्यों में सरकारें बनी थी 1967 के आम चुनाव के बाद, उसमें क्या हुआ, जितनी भी सरकारें बनी थी वो कुछ ही समय बाद क्या हो गई, वो ध्वस्त हो गई या टूट गई। और गठबंधन की सरकारें जो गैर कांग्रेसी थी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। ठीक दोस्तों, इन सरकारों ने बहुमत खोया और इन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यानी कि जो एक सरकारें बनी थी 1967 में अनेक राज्यों में, जो गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने या तो बहुमत खो दिया, मतलब जो उनकी विधानसभा थी उसमें तो उनका बहुमत चला गया, या तो इन्हें नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा वहां पर क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू करके जो इनकी सरकारें थी क्या किया, उन्हें गिरा दिया गया। ठीक दोस्तों, यानी कि जो 1967 के बाद गैर कांग्रेसी राज्यों में सरकारें आई थी वो सब क्या हुई, टिक नहीं पाई, वो तो क्या हो गई, खत्म हो गई। दोस्तों, अब हम देखते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट, जो हमारी एनसीईआरटी की हेडिंग है, इसमें क्या बताया गया है हमें। दोस्तों, इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी, हम देखते हैं 1967 के बाद उन्हें क्या होती है, बहुत सारी चुनौतियां मिलना चालू हो जाती हैं। उसमें जो उन्हें चुनौती मिल रही थी वो किसी विपक्ष से नहीं मिल रही थी, जैसे उसके पास कोई विपक्षी पार्टी के सामना करने का मतलब
विकल्प नहीं था, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्हें किसी विपक्षी पार्टी से नहीं चुनौती मिली, बल्कि उन्हें क्या हुआ, अपने पार्टी के भीतर से ही कुछ ऐसे नेता थे जिनसे क्या हुई, चुनौती मिली। और इन्हें यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्हें सिंडिकेट से क्या करना पड़ा, निपटना पड़ा। इन्हें सिंडिकेट से क्या हुई, चुनौती मिली। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आप सोचेंगे सिंडिकेट क्या था। दोस्तों सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर एक ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, यानी कि जो कांग्रेस के भीतर कुछ ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे उनका एक समूह था, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। ठीक दोस्तों, सिंडिकेट मतलब क्या, कांग्रेस के जो कुछ ताकतवर और जो प्रभावशाली नेता थे, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, सब जो नेता हैं ये सब क्या थे, ये सब सिंडिकेट के मेंबर थे, सिंडिकेट इन्हीं को कहा जाता था। ठीक दोस्तों, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि जो सिंडिकेट था, जो प्रभावशाली नेता थे और जो ताकतवर नेता थे कांग्रेस पार्टी थे, उन्होंने जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने क्या किया था, उनके नाम को आगे बढ़ाया था, यानी कि क्या किया था, इनको प्रधानमंत्री बनाने में इंदिरा गांधी को क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में। किसने, सिंडिकेट ने। और लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने, जो सिंडिकेट के मेंबर थे, उन्होंने क्या की थी, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों सिंडिकेट ने ही, यानी कि उसी ने ही इंदिरा गांधी का कांग्रेसी संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था, यानी जो कांग्रेसी संसदीय दल का नेता था उसको इंदिरा गांधी को किसने बनवाया था, सिंडिकेट ने ही बनवाया था। ठीक दोस्तों, सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी, यानी कि सिंडिकेट के नेता यह सोच रहे थे कि जो इंदिरा गांधी है वो अभी तो अनुभवहीन है, तो जब शासन में आएगी, यानी जब वो प्रधानमंत्री बन जाएगी तो क्या करेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इंदिरा गांधी जी बैठी है और यहाँ पर सिंडिकेट के नेता बने हैं, तो क्या करेगी, हमेशा हमसे क्या करेगी, राय मशवरे लेगी, यानी कि क्या करेगी, जो इंदिरा गांधी है वो उनकी सलाह पर क्या करेगी, अमल करेगी, यानी कि जो सिंडिकेट के जो नेता कहेंगे वही क्या करेगी, इंदिरा गांधी उसका पालन करेगी, यही ये सोच रहे थे। क्यों, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो इंदिरा गांधी है अभी क्या है, राजनीति में अनुभवहीन है, और अगर हम सब इसको प्रधानमंत्री बनवा देंगे पार्टी में, तो क्या करेगी, ये हमसे हमेशा सलाह मशविरा करेगी, हमारी सलाह पर क्या करेगी, अमल करेगी। इसलिए क्या किया था, जो सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। दोस्तों बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विशेषज्ञों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी इनसे भी एक कदम आगे थी सिंडिकेट के नेताओं से। उन्होंने क्या किया, पार्टी में अपना खुद का मुकाम बनाना शुरू किया, यानी कि खुद की पहचान हासिल करना शुरू की। और जो उनके सलाहकार और जो उनके विश्वस्तों का समूह था इंदिरा गांधी का, उसमें क्या किया, उन्होंने पार्टी से बाहर के लोगों को रखा, यानी कि इंदिरा गांधी ने जो पार्टी से बाहर के कुछ लोग थे उनको क्या किया, अपने सलाहकार, एडवाइजर और विश्वस्तों के रूप में क्या किया, रखा। ठीक दोस्तों, धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया, यानी कि जो सिंडिकेट पार्टी थी, जो प्रभावशाली नेताओं का समूह था, उसको धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने क्या किया, हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एनसीईआरटी में बॉक्स दिया गया है सिंडिकेट के बारे में, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी के बॉक्सेस हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि कांग्रेस सिंडिकेट के बारे में इसमें बॉक्स में क्या दिया गया है। दोस्तों मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था, यानी कि जो कांग्रेसी नेताओं का एक समूह था उसे हम अनौपचारिक रूप से, यानी कि अनफॉर्मल वे में क्या कहते थे, हम उसको सिंडिकेट कहते थे। ठीक दोस्तों, इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था, यानी कि जो सिंडिकेट के जो नेता थे सब क्या थे, कांग्रेस पर अपना नियंत्रण रखते थे, यानी कि जो पार्टी का संगठन था उस पर क्या था, इनका नियंत्रण था या कंट्रोल था, क्योंकि ये सब क्या थे, बड़े ही प्रभावशाली और बड़े ही ताकतवर नेता थे कांग्रेस के। ठीक दोस्तों, सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे, यानी कि जो के कामराज थे, जिनकी फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये हैं जो, ये क्या थे, ये सिंडिकेट के क्या थे, अगुवा थे, सिंडिकेट के क्या थे, नेता थे। और ये क्या थे, ये कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और ये जो मद्रास प्रांत था, जिसे हम जो चेन्नई के इलाका है वर्तमान समय में मद्रास, यानी कि वहां से क्या रह चुके थे, ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। कौन, के कामराज। और के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्हीं के कामराज क्या थे, सिंडिकेट के अगुवा थे या उसके प्रमुख नेता थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी, अब बम्बई के एस के पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के एस निजलंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीवा रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल घोष शामिल थे। और इसमें कई अन्य नेता थे सिंडिकेट में जो अन्य राज्यों से संबंधित थे और जो बहुत ही क्या थे, ताकतवर नेता थे। जैसे कि बम्बई सिटी जिसे अब हम बम्बई कहते हैं, उसके जो नेता थे एस के पाटिल, ये क्या थे, सिंडिकेट में शामिल थे। और जो मैसूर के जिसे हम अब कर्नाटक कहते हैं, एस निजलंगप्पा थे, वो क्या थे, वो भी इसमें क्या थे, सिंडिकेट में शामिल थे। और आंध्र प्रदेश के जो नेता थे एन संजीवा रेड्डी, वो भी क्या थे, इस सिंडिकेट में शामिल थे। और एक पश्चिम बंगाल से आते थे अतुल घोष, जिनका नाम था, वो भी क्या थे, इस सिंडिकेट पार्टी के मतलब मेंबर थे। यानी कि ये ताकतवर नेताओं का एक समूह था जो क्या करते थे,
कांग्रेस पार्टी पर नियंत्रण रखते थे। दोस्तों जो ये लाइन है, इस लाइन को आप अच्छे से याद करिएगा पूरा, क्योंकि इसमें कभी कभी दे देता है कि बताइए एस के पाटिल कहाँ से आते थे या एन संजीवा रेड्डी कहाँ से आते थे, तो इसे आप याद रखिएगा। कभी कभी इनका मतलब शहर या इनका प्रदेश पूछ लिया जाता है, जो सिंडिकेट के नेता थे जो महत्वपूर्ण, तो इनका आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए इनका नाम और ये किस पार्टी से और मतलब किस प्रदेश से आते थे या किस सिटी से आते थे। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुए थे। यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री बने थे और जो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो दोनों को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट ने क्या की थी, सहायता की थी या उनकी नाम को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। किसने? सिंडिकेट ने। ठीक दोस्तों, इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। यानी इंदिरा गांधी के पहले जो सिंडिकेट था वो क्या था, मंत्रिपरिषद में इसकी निर्णायक भूमिका रहती थी। इसको ज्यादा ये सिंडिकेट के समूह को क्या किया जाता था, मंत्रिपरिषद बनाने में तजुर्बुत दिया जाता था। इसके ज्यादा मंत्रियों को, इसके समूह के ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाता था। यानी कि मंत्रिपरिषद में इन सबका क्या था, इंदिरा गांधी से पहले दबदबा था। इसने अब नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसने इंदिरा गांधी से पहले क्या किया था, जो नीतियां बनती थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें क्या की थी, सिंडिकेट के जो मेंबर थे उसने क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक दोस्तों, क्योंकि इन सबका दबदबा था, सब ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे, तो इन सबका क्या चलता था, उस कांग्रेस पार्टी पर नियंत्रण चलता था और ये सब नीतियां बनवाने और उसका क्रियान्वयन करने में क्या करते थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक दोस्तों, कांग्रेस के विभाजन होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में ही रहे। यानी कि जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, आगे चल के आप देखेंगे तो कांग्रेस का विभाजन दो पार्टियों में हो जाता है, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर बनती है। तो जो कांग्रेस ओ थी उसमें कौन लोग शामिल थे, वो लोग शामिल थे जो सिंडिकेट के मेंबर थे या सिंडिकेट के जो कांग्रेस के सिंडिकेट थे उसके प्रति क्या करते थे, जो अपनी निष्ठा रखते थे, वो सब किस में शामिल थे, कांग्रेस ओ में शामिल थे। ठीक दोस्तों, यानी कि कांग्रेस ओ मुख्य रूप से सिंडिकेटों का कांग्रेस था। ठीक दोस्तों, चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसीलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। लेकिन दोस्तों, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, जिसे हम कांग्रेस आर बोलते हैं, वही क्या हुई, वही लोकप्रिय बन पाई। कांग्रेस आर, जो कांग्रेस ओ थी, जो अपोजिशन की थी, यानी कि जो जिसमें सिंडिकेट के मेंबर थे, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन में थे, जो विरोध में थे, वो सब क्या हुए, वो 1971 के बाद निष्प्रभावी हो गए। यानी कि उन सबका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो कांग्रेस आर थी वही क्या हुई, लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही। दोस्तों यहाँ पर के कामराज के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, आइए जान लेते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे जो मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी कि ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे जो के कामराज थे, और एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस में क्या थे, ये नेता थे। ठीक दोस्तों, मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने वाली योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो एक कामराज हैं, इन्होंने ये क्या थे, इन्होंने मद्रास में शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, और जो दोपहर की भोजना जिसे हम मिड डे मील के रूप में जानते हैं, मिड डे मील के रूप में, तो इस योजना को इन्होंने क्या किया, लागू करने के लिए बहुत सारी प्रसिद्धि देश में हासिल की। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना कि दोपहर का भोजन जो मिड डे मील की योजना है किससे संबंधित, तो इसे याद रखिएगा, ये के कामराज से संबंधित है। ठीक दोस्तों, 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता का मान संभाल सके। यानी कि 1963 में इन्होंने क्या किया, एक कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के जितने भी बूढ़े वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मतलब क्या होता है, बुजुर्ग या मतलब सीनियर, जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनको क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो कांग्रेस के जो नए युवा पार्टी कार्यकर्ता हैं वो क्या होंगे, वो पार्टी की कमान संभाल सकेंगे। यानी कि इन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए 1963 में एक योजना लाई कि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, यानी कि जो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या मेंबर हैं, वो सब क्या कर दें, वह सब इस्तीफा दे दें, जिससे जो पार्टी में युवा कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की कमान संभाल सके। और इसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, कामराज योजना से नाम से जाना जाता है। यानी कि कामराज योजना क्या है, अगर आपसे पूछेंगे तो आप इसे बता दीजिएगा, प्रश्न पत्र में अगर क्वेश्चन आया तो इसका आंसर आप यही लिखिएगा। ठीक दोस्तों, आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि ये जो के कामराज हैं आगे चल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक दोस्तों, इसी तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी, आप देखेंगे तो उन्होंने 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। यानी जो इंदिरा गांधी थी, उन्हें क्या थी, उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से
मुक्त होकर अपना एक स्वतंत्र मुकाम यानी कि अपना एक स्वतंत्र छवि बनाने की क्या थी, उनको जरूरत थी। और जो दूसरी चुनौती आती थी, कांग्रेस ने जो 1967 के चुनाव में जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। यानी कि इंदिरा गांधी तो पहले अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी थी, यानी कि उन्हें एक स्वतंत्र मुकाम तैयार करना था। और जो कांग्रेस की जो मतलब छवि धूमिल हुई थी 1967 के इलेक्शन में, उसे जो सीटें कम मिली थी, उसको भी क्या करना था, उन्हें उसकी लोकप्रियता को, कांग्रेस की लोकप्रियता को फिर से बढ़ाना था, यानी कि उसकी खोई जमीन को उन्हें फिर से हासिल करना था। यही जो दो चुनौतियां थी वो इंदिरा गांधी के सामने प्रमुख रूप से थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया। और देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो साधारण से सत्ता संघर्ष था सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में, यानी कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में, उसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे विचारधारात्मक संघर्ष में क्या किया, बदल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के कई कदम उठाए। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपनी जो सरकार की नीतियां थी उसको क्या किया, वामपंथी रंग देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। 1967 में के मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। यानी कि जो 1967 का मई का महीना था, उसमें कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने क्या किया, उसने इंदिरा गांधी के प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। अब दोस्तों, 10 सूत्री कार्यक्रम क्या था, इसे आप जान लीजिए। कभी कभी इसका डेट पूछ लेते हैं कि जो 10 सूत्री कार्यक्रम था उसे कांग्रेस कार्य समिति ने कब अपनाया था, तो इसे आप याद रखिएगा, 1967 की मई में से क्या किया था, कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी उसने अपनाया था। अब दोस्तों, 10 सूत्री कार्यक्रम क्या था दोस्तों, इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न पर सरकारी नियंत्रण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार एवं ग्रामीणों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान शामिल था। यानी कि जो इतने कार्यक्रम थे, सब क्या थे, ये सब किसमें शामिल थे, ये सब 10 सूत्री कार्यक्रम में शामिल थे। और 10 सूत्री कार्यक्रम मतलब यही था कि बैंकों का क्या किया जाए, नेशनलाइजेशन किया जाए, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शहरी संपदा और आय का परिसीमन किया जाए। यानी कि शहरी संपदा की आय और जो उनकी संपदा है उसको क्या किया जाए, शहरी लोगों की, उसको परिसीमित किया जाए और खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया जाए। और ऐसे बहुत सारे अन्य सुधार थे, जैसे कि भूमि सुधार या ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान। ये सब 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसे इंदिरा गांधी ने 1967 में लाने का प्रयास किया था। दोस्तों, अब यहाँ पर ब्रैकेट में एस निजंगलप्पा के बारे में दिया गया है, उसे हम थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आता है, आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, संविधान सभा के सदस्य भी क्या होते थे, यानी कि जो एस निजंगलप्पा थे, क्या थे, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके थे और जो संविधान सभा थी उसके भी क्या थे, सदस्य थे। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य थे, यानी कि ये क्या थे, एक सांसद थे। ठीक दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। दोस्तों, ये तत्कालीन मैसूर जो अब कर्नाटक है के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक दोस्तों, यानी कि कर्नाटक जिसे तब मैसूर कहते थे उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि इनको आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, इन्हें को आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, 1967 से 1971 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिंडिकेट और जो इंदिरा गांधी थी उनका जो मुकाबला होता है राष्ट्रपति चुनाव में वो कैसे होता है और राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग प्रतिभाग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से संबंधित हैं और आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य वीडियो यानी कि अन्य विषय के वीडियो जैसे कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र के वीडियो देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम में सभी विषयों के वीडियो अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आप जाइए वहां पर हमारे चैनल को देखिए और जो भी वीडियो पसंद है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इतने अच्छे से तस्वीर लगाकर, चार्ट लगाकर, पूरा मैप लगाकर, पूरे कार्टून के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और दोस्तों, आप सब हिंदी मीडियम के साथ ही वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने वीडियो देखा है, आपको पसंद आया वीडियो, तो लाइक करिए। और दोस्तों, आपके भाई का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं, किसी अन्य चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत, क्योंकि आप सबके लिए ही बनाया गया है चैनल। दोस्तों, हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। यानी कि जो 10 सूत्री कार्यक्रम
लाया था इंदिरा गांधी ने, उसे क्या किया, जो सिंडिकेट के जो मेंबर थे उन्होंने औपचारिक तौर पर सहमति तो दे दी, लेकिन उनके लिए इसके मन में बहुत गहरे संदेह थे। यानी कि सिंडिकेट वाले लोगों को यह जो उनका कार्यक्रम का 10 सूत्री वह पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी। किसने? सिंडिकेट के मेंबरों ने। दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। अब इसे हम देखें दोस्तों, हम सभी जानते हैं ना कि जो हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति थे 1969 में, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, ये 1969 में क्या थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। लेकिन दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव होना प्रस्तावित था, तो उसी में क्या होता है, इंदिरा गांधी अपनी तरफ से एक आदमी को खड़ी कर देती हैं और कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देता है जो इंदिरा गांधी से जिससे अनबन चल रही थी। इसी में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में जो फूट थी वो सामने उभर के आती है, और जो इंदिरा गांधी जिसका समर्थन करती हैं, जिस व्यक्ति का इलेक्शन में राष्ट्रपति के चुनाव में 1969 में, वह जीत जाता है। और दोस्तों, इसी के कारण कांग्रेस की पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया जाता है। और इंदिरा गांधी जब पार्टी से निकाल दी जाती हैं तो बोलती हैं, जिस समूह से मैं संबंधित हूँ वह समूह क्या है, वही असली कांग्रेस है, और जो लोग मुझे कांग्रेस से निकाले हैं वो नकली कांग्रेस है। और इसी में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाती है। तो दोस्तों, इसे अधिक विस्तार से जानने के लिए आइए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। यानी कि जो उस समय के राष्ट्रपति थे 1969 में, उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति पद का जो था उसका चुनाव हुआ। इस दौरान कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की गुटबाजी खुलकर सामने आई। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी और जो कांग्रेस का भीतरी का जो सिंडिकेट था, उसके बीच में जो गुटबाजी थी उस खुलकर क्या हुई, लोगों के सामने आई। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या किया, उनकी असहमति थी उनके एन संजीवा रेड्डी के राष्ट्रपति चुनाव का मेंबर बनने के लिए। यानी कि जो राष्ट्रपति चुनाव होना था उसके जो प्रत्याशी बनने पे इंदिरा गांधी की मतलब क्या थी, इच्छा नहीं थी, उसका वो सहमति उस पर नहीं दे रहे थे कि क्या किया जाए कि एन संजीवा रेड्डी को मतलब जो राष्ट्रपति चुनाव में क्या किया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन जो सिंडिकेट के मेंबर थे उसने क्या किया, उसने जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष थे एन संजीवा रेड्डी, उनको कांग्रेस की पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता हासिल कर ली। तो ऐसे में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक सदस्य को खड़ा किया निर्दलीय। तो उसे हम आगे जानेंगे। दोस्तों, जो एन संजीवा रेड्डी था, उससे क्या था, इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से क्या चल रही थी, राजनीतिक अनबन चल रही थी। यानी कि एन संजीवा रेड्डी जी थी और कांग्रेस की जो नेता थी इंदिरा गांधी, उनमें क्या थी, उनमें बनती नहीं थी, उनमें बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। इसके बावजूद भी क्या किया, जो सिंडिकेट के मेंबर थे उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को ही राष्ट्रपति पद के लिए क्या किया, उम्मीदवार बनवाया। दोस्तों, ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को बढ़ावा दिया कि वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। और जो इंदिरा गांधी थी, जब उन्होंने देखा कि सिंडिकेट हमारे विरुद्ध में क्या कर रहा है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एन संजीवा रेड्डी को उतार रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे, यानी कि जो हमारे देश के 1969 में उपराष्ट्रपति बीबी गिरी जी थे, उनको क्या किया, उनको कहा कि आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में क्या करिए, राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरिए। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवीपर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया, जो 14 बड़े बैंक थे उनका क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। यानी कि जो बैंक थे उनका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। और जो पहले के राजा महाराजा थे उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी कि जो उन्हें प्रिवीपर्स प्राप्त था, उसको भी क्या किया, इंदिरा गांधी ने समाप्त किया। ठीक दोस्तों, उस समय उस मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। यानी कि जब उन्होंने ऐसे कदम उठाए, जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जो राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स के रूप में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे उनको समाप्त किया, तो उस समय जो मोरारजी देसाई थे वो देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। और जब उन्होंने क्या किया, राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त किया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई जी थे, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार से क्या कर लिया, किनारा कर लिया। ठीक दोस्तों,
दोस्तों, कांग्रेस में पहले भी मतभेद रहे, पर इस बार दोनों गुट राष्ट्रपति चुनाव में ताकत आजमाना चाहते थे। यानी कि जो कांग्रेस थी उसमें पहले भी मतभेद रहते थे, लेकिन जो इस बार का चुनाव था राष्ट्रपति का, उसमें क्या कर रहे थे, जो दोनों गुट थे, जो कांग्रेस वो था और जो कांग्रेस आर था, वो क्या कर रहे थे, अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने संजीव रेड्डी को वोट देने का व्हिप जारी किया। दोस्तों, उस समय के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिनको हम एस निजलिंगप्पा के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस का औपचारिक उम्मीदवार था संजीव रेड्डी, उसको वोट डालने के लिए क्या किया, व्हिप जारी की। यानी कि उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से कहा कि सभी सांसद और विधायक क्या करें, राष्ट्रपति चुनाव में जो कांग्रेस का औपचारिक प्रतिनिधि या उम्मीदवार है, उसको क्या करें, वोट दे। यानी कि सभी लोग संजीव रेड्डी को क्या करें, वोट डालें। ठीक दोस्तों, इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उसकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। और इसी समय जो इंदिरा गांधी का जो समर्थक गुट था, उसने क्या किया, उसने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बनाने की और बैठक बुलाने की क्या की, याचना की, लेकिन उसका जो याचना था वो स्वीकार नहीं किया गया। ठीक दोस्तों, इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को अप्रत्यक्ष समर्थन देते हुए अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। और जो इंदिरा गांधी थी, इस चुनाव में, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था 1969 में, उन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से बीबी गिरी को समर्थन दिया और लोगों और सांसदों और विधायकों से यह कहा कि क्या करिए, आप अंतरात्मा की आवाज पर क्या करिए, आप वोट डालिए। ठीक दोस्तों, इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। यानी कि जो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें तो सांसदों और विधायकों से, इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के जो सांसद और विधायक है, अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार बीबी गिरी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीवा रेड्डी को हरा दिया। और जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था 1969 में, उसमें जो कांग्रेस पार्टी का औपचारिक उम्मीदवार था, यानी कि एन संजीवा रेड्डी, उसको एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो बीबी गिरी था, जिसको इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था, उसने क्या किया, हरा दिया। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कार्टून दिया गया है इस चुनाव के ऊपर टिप्पणी करते हुए, जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1969 में, उसी के बारे में हम जान लेते हैं। इसके माध्यम से मतलब क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी हैं और बीबी गिरी जी हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप इंदिरा गांधी जी को भी एक पंच वाला जो बॉक्सिंग का मुक्केबाजी वाला दस्ताना रहता है, उससे पहनाया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको दिखाया गया है, और यहाँ पर कांग्रेस को गिरा हुआ दिखाया गया है। दोस्तों, अब इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि इस कार्टून में इंदिरा गांधी को मुक्केबाजी वाला दस्ताना पहनाए हुए क्यों दिखाया गया है। इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें तो जो कांग्रेस की उसमें कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनको इसमें मुक्के वाला दस्ताना क्यों पहनाया हुआ दिखाया गया है इस फोटो में। उस मुक्के वाला दस्ताना तो सिर्फ इन्हीं को पहने रहना चाहिए था, इसमें इनको भी क्यों दिखाया गया। दोस्तों, इसमें इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप देखेंगे तो। दोस्तों, कार्टून में इंदिरा गांधी को दस्ताना पहनाए गया है क्योंकि बीबी गिरी की जीत में असली लड़ाई उन्होंने ही सिंडिकेट से लड़ी थी। दोस्तों, इसमें कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी, उनको इसलिए दस्ताना पहने हुए दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बीबी गिरी को जो जीत में असली लड़ाई थी उन्होंने लड़ी थी, और उन्होंने क्या किया था, सिंडिकेट से लड़ाई करके, यानी कि सिंडिकेट का मुकाबला करके बीबी गिरी को क्या किया था, भारत का राष्ट्रपति बनवाया था। यानी कि इसमें असली लड़ाई क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने ही लड़ा था, इसलिए उन्हें दस्ताना पहने हुए दिखाया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें और क्या दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। और जब कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक उम्मीदवार था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जब वो हार गया तो कांग्रेस पार्टी का टूटना, यानी कि उसका विखंडित होना तय था। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने क्या किया, जो प्रधानमंत्री थे यानी कि जो इंदिरा गांधी जी थी, उनको क्या किया, अपने पार्टी से क्या कर दिया, निकाल दिया। निष्कासित करने का मतलब क्या होता है, निकाल दिया। पार्टी से निष्कासित इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। और जब पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी जो पार्टी है वही क्या है, असली कांग्रेस है। ठीक दोस्तों, 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस रिविजनिस्ट कहा जाने लगा। यानी कि जो 1969 का जो नवंबर था, उसके आते आते जो कांग्रेस का जो सिंडिकेट वाला ग्रुप था, यानी कि जो सिंडिकेट की अगुवाई वाला कांग्रेसी खेमा था, उसे क्या कहा जाने लगा, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा, यानी कि कांग्रेस को कहा जाने लगा। और जो इंदिरा गांधी की अगुवाई वाला जो कांग्रेसी खेमा था, उसे कांग्रेस रिविजनिस्ट या कांग्रेस को कहा जाने
लगा। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी जो थी वो दो पार्टियों में बट गई, एक कांग्रेस ओ हो गया और एक कांग्रेस आर हो गया। जो कांग्रेस ओ था वो क्या था, जो कांग्रेस ओ था उसमें वो लोग शामिल थे जो सिंडिकेट के नेताओं के प्रति श्रद्धा रखते थे या जो सिंडिकेट से संबंधित थे। लेकिन कांग्रेस आर में वही लोग शामिल थे जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के खेमे के प्रति क्या करते थे, निष्ठा रखते थे। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी और नई कांग्रेस भी कहा गया। यानी कि जो ये दोनों दल थे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, तो इनको क्रमशः नई और पुरानी कांग्रेस कहा गया। जो कांग्रेस ओ थी उसको पुरानी कांग्रेस कहा गया और जो कांग्रेस आर थी उसको नई कांग्रेस कहा गया। ठीक दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, कहीं कहीं प्रश्न में पूछ लेते हैं कि नई कांग्रेस कौन थी और पुरानी कांग्रेस कौन थी। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया और जब पार्टी में टूट हो गई तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसे कहा या कहा उन्होंने कहा कि यह विचारधाराओं की लड़ाई है। जो पार्टी में टूट हुई है विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने इसे समाजवादी और वाम पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा यह जो लड़ाई है या लड़ाई पार्टी के बीच नहीं, या विचारधाराओं की लड़ाई है और ये लड़ाई समाजवादियों और पुरातनपंथियों के बीच में है और जो गरीब के हिमायती हैं और अमीर के तरफदारों के बीच की क्या है, लड़ाई है। यानी कि इन्होंने अपने आप को समाजवादी के रूप में पेश किया और गरीब का हिमायती के रूप में पेश किया। और जो कांग्रेस जो ओ थी यानी कि जो पुरानी कांग्रेस थी, सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, उसे उन्होंने अमीरों का तरफदारी करने वाला बताया और उसे उन्होंने पुरातनपंथी बताया। ठीक दोस्तों अब प्रीवी पर्स क्या था जिसे मैंने आपको बताया, जिसे इंदिरा गांधी ने समाप्त करने की कोशिश की थी। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों पहले अध्याय में आपने देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कराने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार बनाकर तय किए जाएंगे कि उस राज्य का विलय किया जाना और उसका विस्तार और राजस्व और क्षमता कितनी है। यानी कि जो कांग्रेस मतलब जो उस समय का हमारा देशी रियासतें थी, जब उनको भारत में शामिल किया गया यानी कि जब उन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया तो सरकार ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि जो रियासतों के जो तत्कालीन शासक परिवार है उनको एक निश्चित मात्रा में क्या किया जाएगा, संपदा रखने की यानी कि जमीन रखने या उन्हें प्रॉपर्टी रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे। यानी कि अगर वो देश में शामिल होंगे, भारतीय संघ में शामिल होंगे तो क्या किया जाएगा, उन्हें जो देशी रियासतें हैं उन्हें कुछ क्या किया जाएगा, निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा और उन्हें सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी कि जो उनको भत्ते मिलेंगे सरकार की तरफ से और जो उनकी निजी संपदा रखने का जो उन्हें अधिकार होगा यानी शासक की निजी संपदा और जो भत्ते थे, इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि उसकी जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। यानी कि उसको उतना भत्ता और उतना संपत्ति रखने का अधिकार होगा, निजी संपत्ति रखने का, जितना उसकी विस्तार, राजस्व और जो उसकी जितनी क्षमता है उसी के आधार पर क्या होगा, उसे भत्ता और निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स कहा जाता था। यानी कि जो लोग जो रियासत के लोग थे, जो देशी रियासतों के जो शासक थे, जब हमारे भारत देश में शामिल हुए तो उन्हें कुछ निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था और उन्हें सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाते थे। इसी को क्या कहा जाता था, इसी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। ठीक दोस्तों, रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष असुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। यानी कि जो राजा महाराजा थे, जब इनका यह सुविधा प्रदान की गई थी, यानी कि जब इनको प्रीवी पर्स दिया गया था इन्हें भारतीय संघ में शामिल करवाने के लिए, तो इसकी कुछ विशेष आलोचना नहीं हुई थी, यानी कि इसकी आलोचना नहीं की गई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था, क्योंकि उस समय सभी लोग सोच रहे थे कि इन्हें किसी भी बहाने लालच देकर पैसे वैसे का कैसे भी करके क्या किया जाए, देश में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उस समय देश की एकता और अखंडता ही क्या थी, एक प्रमुख लक्ष्य थी। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। और जो दोस्तों यह इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, जो राजा महाराजाओं को ये जो थे विशेषाधिकार, ये संविधान में वर्णित जो आर्थिक और जो सामाजिक समानता और जो न्याय के सिद्धांत हैं उससे क्या होते थे, उससे मेल नहीं खाते थे। यानी कि ये जो वंशानुगत विशेषाधिकार था, ये भारतीय संविधान के क्या था, विरुद्ध था। नेहरू ने कई दफा इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। यानी कि नेहरू जी भी इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, यानी कि वो भी प्रीवी पर्स के पक्ष में नहीं थे। कौन, नेहरू जी भी। ठीक,
1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। यानी कि जो 1969 का चुनाव हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो प्रिवी पर्स था उसको खत्म करने की मांग का क्या किया, इंदिरा गांधी ने भी समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। जो इंदिरा गांधी थी उनका मानना था क्या करना चाहिए, जो प्रिवी पर्स की व्यवस्था है, यानी कि जो राजा महाराजाओं को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है और इनको कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं, उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जो उसमें के मोरारजी देसाई जी कांग्रेस के जो नेता थे वो प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। क्यों नैतिक रूप से गलत मानते थे, क्योंकि वो कहते थे, उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। क्योंकि आपने पहले तो उन्हें यहाँ कह के बुला लिया कि हम आपको कुछ विशेषाधिकार देंगे अगर आप हमारे भारत में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि आपको कुछ निजी संपदा रखने का अधिकार होगा और हम आपको कुछ विशेष प्रकार के भत्ते देंगे। और अगर आपने यह कह के उन्हें शामिल करवा लिया है भारतीय संघ में और आप जब उसे अब आप खत्म कर देते हैं तो क्या होगा, या उनके साथ क्या होगा, एक विश्वासघात होगा। यह किसका कहना था, यह कहना मोरारजी देसाई का था। ठीक दोस्तों, प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूर नहीं पा सका। यानी कि जो 1970 का वर्ष था उसमें जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रस्ताव को राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई। ठीक दोस्तों, इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उसके बाद सरकार ने क्या किया, यानी कि जो इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार थी कांग्रेस, उसने क्या किया, उसने इसे अध्यादेश के माध्यम से क्या करना चाहा, खत्म करना चाहा, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। यानी कि जो अध्यादेश जारी करके कांग्रेस पार्टी इस प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। और जो 1971 का चुनाव आया तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने इस प्रिवी पर्स को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया और जो यह मुद्दा था उसको जन समर्थन भी क्या हुआ, खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। और जब 1971 में इंदिरा गांधी को क्या हुई, जीत हासिल हुई, तो उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन करके प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते अपने चैप्टर में। दोस्तों, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना, यानी कि 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे होती है, इसको हम जानते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। यानी कि जब कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में जब कांग्रेस बट गई, तो इससे क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो क्या हुई, अल्पमत में आ गई, यानी कि उसको बहुमत नहीं था। तो क्या हुआ, बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। लेकिन जो डीएमके थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उससे क्या हुआ, कुछ दल आधारित मुद्दों पर इंदिरा गांधी को समर्थन प्राप्त हुआ और उनकी सरकार क्या हुई, लोकसभा में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया और जो यह दौर था 1971 का, जिसमें इंदिरा गांधी को क्या हुआ था, कांग्रेस मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला था और डीएमके का समर्थन मिला था, उसमें उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी को समाजवादी रंग देना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार लागू किए और परिसीमन के कुछ और नए कानून बनाए। ठीक दोस्तों, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने जो सरकार थी, जो उनकी पार्टी थी, उसको क्या किया, उसको समाजवादी रंग देना चालू किया, भूमि सुधार लागू करके और परिसीमन के कुछ नए कानून बना करके। ठीक दोस्तों, इंदिरा गांधी ने दूसरे दलों पर निर्भरता खत्म करने और संसद में अपनी स्थिति मजबूत करने और जनादेश पाने के लिए दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग की। यानी कि जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो उनके दूसरे दलों की निर्भरता थी, जैसे कि डीएमके या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इससे अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1970 के दिसंबर में लोकसभा को भंग करने का क्या किया, निर्णय लिया और उन्होंने लोकसभा को भंग करवाया। यह एक बड़ा साहसिक कदम था। ठीक दोस्तों, 5वें आम चुनाव फरवरी 1971 में हुए। जब लोकसभा भंग हो गई तो सरकार गिर गई, यानी कि लोकसभा भंग होने के बाद सरकार खत्म हो जाती है, उसके बाद नए चुनाव होने होते हैं। तो जब 1971 में लोकसभा भंग हो गई दिसंबर माह में, तो जब उसके 5वें आम चुनाव हुए, यानी कि जो उसके बाद आम चुनाव हुआ वो 5वां आम चुनाव था और वो फरवरी 1971 में हुए, यानी कि फरवरी 1971 में देश का 5वां आम चुनाव हुआ। ठीक दोस्तों, चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। यानी कि जो कांग्रेस की
जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, जिसे हम कांग्रेस आर कहते हैं, जो चुनावी मुकाबला था उसमें क्या हो रहा था, वो उसके विपरीत जनाई पड़ रहा था। यानी कि लग रहा था कि कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस आर जो है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, उसमें हार जाएगी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनात्मक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। यानी कि सबको विश्वास था कि जो कांग्रेस ओ है उसी के पास क्या है, कांग्रेस पार्टी की असली संगठनिक क्या है, ताकत है। यानी कि कांग्रेस ओ को ही सबको यह मानता थी कि वो विजयी प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि सब सोच रहे थे कि कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट की कांग्रेस है वही जीतेगी। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। दोस्तों, जो अन्य पार्टियां थी उस समय की, जो गैर साम्यवादी पार्टियां थी और जो गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इस समय क्या कर लिया था, 1971 में एक अपना गठबंधन बना लिया था जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। ग्रैंड अलायंस मतलब क्या, जिसमें गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां जो थी 1971 में एक हो गई थी, गठबंधन में आ गई थी चुनाव लड़ने के लिए। इसी को ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, अलायंस मतलब होता है गठबंधन, यानी कि बड़ा गठबंधन। ठीक दोस्तों, मतलब इसे आप ग्रैंड अलायंस के नाम से ही जानिए। हमारे पुस्तक में सिर्फ ग्रैंड अलायंस दे रखा है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ हिंदी में इसका अर्थ बताया है। ठीक दोस्तों, इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई, और जब ग्रैंड अलायंस सामने आया तो इंदिरा गांधी की स्थिति क्या हो गई, और कठिन हो गई, क्योंकि अब उनका मुकाबला और टफ हो गया, थोड़ा सा कठिन हो गया, क्योंकि अब ग्रैंड अलायंस यानी कि जो बड़े बड़े पार्टियां थी उस समय देश की, वो सब क्या हो गई, एक हो गई और कांग्रेस के खिलाफ क्या करने लगी, चुनाव में भाग लेने लगी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसपी, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएसपी कहते हैं, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। यानी कि जो सभी पार्टियां थी, सब क्या हुए, ये सब चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गठबंधन बना लिया। तो दोस्तों, आप इन सभी पार्टियों का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। जैसे कि बीकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय क्रांति दल। और देखिए यहाँ पर एसएसपी दे रखा है, एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो इन सबको आप याद करिएगा, क्योंकि इन सबसे प्रश्न एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और जो ये सभी पार्टियां थी, सब क्या हुई, ये सब एक छतरी के नीचे आ गई 1971 के चुनाव में। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के साथ गठजोड़ किया, और जो शासक दल था, जो इंदिरा गांधी वाला जो दल था, उसने क्या किया, सीपीआई यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ क्या किया, गठजोड़ किया। ठीक दोस्तों, यानी कि सीपीआई और कांग्रेस इस समय क्या थी, एक रूप से साथ में चुनाव लड़ रही थी 1971 में। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। यानी कि सभी लोग तो साथ में आ गए थे, विपक्षी जितने भी थे, इंदिरा गांधी को हराने के लिए, लेकिन जो इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस थी उसके पास एक ऐसी बात थी जो उनके बड़े विपक्षियों के पास भी नहीं थी। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। यानी कि जो नई कांग्रेस थी उसके पास मुद्दा था चुनाव लड़ने के लिए, और उसके पास एक एजेंडा था और एक कार्यक्रम था। लेकिन जो अन्य कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी, यानी कि जो नई कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उनके पास कोई एक मुद्दा नहीं था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगठित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यानी कि जो ग्रैंड अलायंस है, जिसमें कई विपक्षी पार्टियां और गैर साम्यवादी पार्टियां एक मिलकर चुनाव लड़ रही थी गठबंधन बना के, उनके पास कोई सुसंगठित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। यानी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, पूरे देश में प्रचार किया और घूम घूम कर कहा कि जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि जो ग्रैंड अलायंस है या जो कांग्रेस ओ है, जो कांग्रेस वो है, उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि क्या करिए, इंदिरा गांधी को हटाओ, यानी कि इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शकल प्रदान की। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सकारात्मक कार्यक्रम लोगों के सामने रखा, उसे गरीबी हटाओ नारे के रूप में उन्होंने क्या किया, शकल प्रदान की। यानी कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, और जो विपक्ष था यानी कि जो ग्रैंड अलायंस था, उसने क्या किया, इंदिरा हटाओ का नारा दिया। ठीक दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी ने चुनाव अभियान में सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण भू स्वामित्व, शहरी संपदा का परिसीमन, आय असमानता और ट्रिब्यूटस खत्म करने पर जोर दिया। यानी कि जो 1971 का चुनाव था, उसमें क्या किया इंदिरा गांधी ने, जो आय असमानता थी उसे समाप्त करने का, और ट्रिब्यूटस को समाप्त करने का, और शहरी संपदा का परिसीमन करने का, और ग्रामीण भू स्वामित्व पर क्या किया, बहुत ही ज्यादा जोर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर इस बार 1971 के चुनाव में मैं जीत के आती हूँ तो मैं ट्रिब्यूटस को खत्म करूंगी, जो गरीबी है देश में उसको मैं क्या करूंगी, खत्म करूंगी। किसने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा। ठीक दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा,
गरीबी हटाओ का नारा इसे कांग्रेस पार्टी ने यानी कि इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। ठीक दोस्तों, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस सन में आया था, तो आप इसे याद रखिएगा 1971 के आम चुनाव में आया था, यानी कि 5वें आम चुनाव में। ठीक दोस्तों, और ये इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे से भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं, बेरोजगार युवाओं के बीच में समर्थन जुटाया। यानी कि जो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उससे उन्होंने जो आदिवासी महिलाएं थी, जो माइनॉरिटी समूह था यानी कि जो अल्पसंख्यक समूह था, जो महिलाएं थी और जो बेरोजगार युवा थे, उनके बीच में क्या किया, समर्थन प्राप्त कर लिया। ठीक दोस्तों, और जो ये गरीबी हटाओ का नारा था या उनका प्रमुख राजनीतिक नारा और रणनीति थी, जिससे वो देशव्यापी समर्थन जुटाना चाहती थी। यानी कि गरीबी हटाओ नारा देकर इंदिरा गांधी पूरे देश में अपना समर्थन जुटाना चाहती थी, और यह उनका प्रमुख राजनीतिक नारा और प्रमुख राजनीतिक रणनीति थी। किसकी? इंदिरा गांधी की। ठीक दोस्तों, और दोस्तों 1971 के चुनाव में क्या परिणाम आए और उसके बाद क्या हुआ उसको हम देखते हैं। यानी कि परिणाम और उसके बाद, परिणाम मतलब 1971 का परिणाम और उसके बाद की घटनाओं का हम देखेंगे। अब दोस्तों, कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितनी वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। यानी कि दोस्तों जो 1971 का आम चुनाव हुआ उसमें जितनी कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को सीटें मिली उतनी कभी कांग्रेस को सीटें नहीं मिली थी। यानी कि पिछले 4 आम चुनाव में कांग्रेस कभी इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई थी जितना इस बार कांग्रेस को 1971 के चुनाव में मिली। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किया। यानी कि जो यह गठबंधन था कांग्रेस का और किसका, सीपीआई का, उसने क्या किया, उसने लोकसभा की 375 सीटें क्या की, जीती, और इसे कुल वोटों का 48.4% वोट मिला। यानी कि इसने 375 सीट जीत के साथ क्या किया, जो लोकसभा में लोकसभा के लिए जितने भी मतदान हुआ था उसका 48.4% वोट प्राप्त किया। दोस्तों आप देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल था उस समय क्या था, गाय और बछड़ा, वो कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। और सीपीआई का सिंबल तो आप जानते हैं, ये है जो हंसिया, और क्या है, हंसिया है, और ये वो हथौड़ी है। क्या है, ये सीपीआई का सिंबल है। दोस्तों ये दोनों पार्टी ने क्या किया था, इन दोनों पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था 1971 में, और इन्होंने मिलकर 375 सीटें हासिल की थी। और अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आर को क्या किया था, इसमें 352 सीट और 44% वोट हासिल हुए थे। यानी कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर की जो पार्टी थी सिर्फ उसे 352 सीटें और 44% वोट मिले थे। और जो इनका गठबंधन था सीपीआई के साथ, उसको मिला लें तो उनकी सीटें कुल कितनी थी, यानी कि सीपीआई और कांग्रेस की 375। ठीक दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर 1971 के आम चुनाव में जो जिस पार्टी को जितनी सीटें मिली थी यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे NIC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसको 441 कितनी सीटें मिली हैं, हाँ इसे मिली है 352 सीटें। यानी कि 352 सीटें किसे प्राप्त हुई थी, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसको प्राप्त हुई थी। और जो सीपीआई थी उसे कितना प्राप्त हुई थी, अगर आप निकालना चाहे तो आप 352 को 375 से घटा देंगे तो उतनी सीटें किसने मिली होंगी, सीपीआई को मिली होंगी। यानी कि सीपीआई को लगभग 2300 सीट मिली होंगी, इतना ही। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उनके 1/4 वोट इनकी झोली में नहीं आए। इस पार्टी को महज 16% वोट मिले। यानी कि जो कांग्रेस वो थी, जो पुरानी कांग्रेस थी, जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, उसमें तो बड़े बड़े नेता थे, यानी कि बड़े बड़े उसमें महारथी थी, बहुत शक्तिशाली और ताकतवर नेता थे। लेकिन जो ये कांग्रेस ओ की पार्टी थी, इसे सिर्फ 16% वोट ही इस बार क्या हुए, मिले। यानी कि इसमें इस पार्टी को सिर्फ मतलब 16% सीट ही लोकसभा में प्राप्त हुई। और जितना कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में चुनाव में वोट मिला था उसका सिर्फ 1/4 वोट ही क्या हो पाया, कांग्रेस को प्राप्त कर पाया। यानी कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस के मुकाबले इसने क्या किया, उसको जितना वोट प्राप्त हुआ था उसका सिर्फ 1/4 ही प्राप्त कर पाया। कौन सा, कांग्रेस ओ ने। ठीक दोस्तों, और जो यह पार्टी थी कांग्रेस ओ, इसे सिर्फ 16 सीटें मिली लोकसभा में। ठीक दोस्तों, अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वह असली कांग्रेस है, और उसने भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापना की। यानी कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसने क्या किया, अपने इस भारी भरकम जीत से क्या कर दिया, साबित कर दिया कि वही क्या है, असली कांग्रेस है। और उसने भारतीय राजनीति में प्रभुत्व के स्थान पर पुनः स्थापना की। यानी कि जो इंदिरा गांधी की पार्टी पहले टूट चुकी थी, जैसे 1967 के चुनाव में बहुत कम सीट मिली थी लोकसभा में, सही से बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ था, उसने क्या कर ली, उसने अपनी फिर से पुनर्स्थापना कर ली।
ठीक दोस्तों, विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया था। इस महाजोट को 60 से भी कम सीटें मिली थी और जो विपक्ष ने अलायंस बनाया था, अपना गठबंधन बनाया था जिसे हम ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं, जिसमें कई सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी, उसको सिर्फ 60 सीट से भी क्या हुई, कम सीटें क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें यह जो ग्रैंड अलायंस था क्या हो गया, धराशायी हो गया। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हुआ। यानी कि 1971 के चुनाव के बाद देखेंगे हम तो क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं अब, उसमें एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हो उठा था। दोस्तों आप यहाँ पर चुनाव साइड में देखेंगे तो एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर का नाम है द ग्रैंड फिनिश, यानी कि इसके बारे में क्या है थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। अब दिया गया है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, कभी कभी जो लिखा गया नीचे इससे ही प्रश्न आ जाते हैं। दोस्तों, द ग्रैंड फिनिश नामक कार्टून में 1971 के आम चुनाव के परिणाम पर टिप्पणी की गई है। पराजित खिलाड़ी के रूप में उस समय के प्रमुख विपक्षी नेताओं को दिखाया गया है। यानी कि जो इस समय का जो 1971 का चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसके परिणामों को लेकर जो द ग्रैंड फिनिश नाम का जो कार्टून है, इसे द ग्रैंड फिनिश नाम से हम जानते हैं, उस पर टिप्पणी की गई है। और जिसमें पराजित खिलाड़ी हैं वो कौन है, वो जो कांग्रेस के यानी जो विपक्षी नेता थे कांग्रेस के, वो क्या है, उनको दिखाया गया है। यानी कि इंदिरा गांधी हैं और जो सभी हैं ये क्या है, जो विपक्षी नेता थे उस समय के कांग्रेस के, वो सब क्या है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है पराजित खिलाड़ी के रूप में। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। और 1971 के बाद हम क्या देखते हैं, जो भारत और पाकिस्तान था उसके बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। और इससे क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको एक नए देश के रूप में हमने सामने आते हुए देखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सा था, 1971 वाला भारत पाकिस्तान युद्ध था। ठीक दोस्तों, इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारतीय सेना थी उसकी विजय हुई थी। तो इसमें देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। तो जिसकी भी सरकार रहती है, जब भी सेना को विजय मिलता है तो उस सरकार को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है। तो जब ये जीत हुई, यानी कि जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 में इंदिरा गांधी मतलब भारतीय सेना की जीत हुई, तो क्या हुआ, इस जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। यानी कि उसकी लोकप्रियता क्या हो गई, बढ़ गई। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी राज्य कौशल की प्रशंसा की। और जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी क्या किया, इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। ठीक दोस्तों, राज्य कौशल मतलब होता है दोस्तों राज्य को चलाने का कौशल, यानी कि एक देश कैसे चलता है उसको चलाने का कौशल होता, उसको हम क्या कहते हैं, राज्य कौशल कहते हैं। और जो इंदिरा गांधी का जो देश का चलाने का कौशल था, उसकी विपक्ष के नेताओं ने भी क्या की, 1971 में प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। यानी कि जो 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में वापस आती है। उन्होंने गरीबों और वंचित के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्हें गरीबों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में क्या किया गया, देखा गया। ठीक दोस्तों, पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोधी की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी कि पार्टी के अंदर और बाहर अब कांग्रेस पार्टी के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चित्र दिया गया है जिसमें इंदिरा गांधी को ट्रॉफी लेते हुए दिखाया गया है। और ट्रॉफी में से देखेंगे तो आप एक भिखारी कटोरा लेकर निकल रहा है, कोई लोग ऐसे हैं जो कटोरा लेकर निकल रहे हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से क्या बताया गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि 1971 के आम चुनाव की जीत में अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी छुपी थी। यानी कि जो 1971 की जो इंदिरा गांधी को जीत हासिल हुई, जिसकी ट्रॉफी इंदिरा गांधी ने हाथ में ले रखी है, उसके साथ क्या हुआ, उनको अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी क्या हुई, देश की मिली। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें जो 1971 की आम चुनाव की जीत थी उसमें अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी क्या हुई थी, छिपी हुई थी। इसी को इसमें क्या किया गया है, इसी में इसको दर्शाया गया है इस कार्टून में। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। यानी कि जो कांग्रेस थी, जब 1971 का और 1972 में इलेक्शन हुआ था विधानसभाओं का, तो उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जीती थी और उसे राज्य की जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें भी क्या हुए थे, भारी मात्रा में जीत मिली थी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। यानी कि जो जीतें मिली कांग्रेस को 1971 के लोकसभा चुनाव में और 1972 के जो अधिकांश राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो कांग्रेस को जीत मिली, उससे कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। अब कांग्रेस क्या थी, अब देश के सभी राज्यों में सत्ता में फिर से वापस आ गई थी। यानी कि 1972 तक कांग्रेस क्या हुई, देश के सभी राज्यों में फिर से सत्ता में आ गई और यह समाज के विभिन्न लोगों में लोकप्रिय भी हो गई। ठीक दोस्तों,
महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। यानी कि जो कांग्रेस के सामने और जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व के सामने चुनौतियां खड़ी थी, उसको इंदिरा गांधी ने 4 साल में क्या किया, खत्म कर दिया। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना, यानी कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से हम क्या समझते हैं, अब इसका अब हम अर्थ जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बीबी गिरी के बारे में थोड़ा सा बॉक्स में दे रखा है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बीबी गिरी जी के बारे में, बीबी गिरी क्या थे, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दे रखी है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों 1 मिनट में। दोस्तों 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे बीबी गिरी जी। कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता थे बीबी गिरी जी। सिलोन, यानी कि जिसे अब हम श्रीलंका कहते हैं, में भारतीय उच्चायुक्त थे, जिसे सिलोन कहा जाता है इस समय, और जिसे उस समय सिलोन कहा जाता था, जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसमें क्या थे, भारतीय उच्चायुक्त रह चुके थे, यानी कि हाई कमिश्नर क्या हो चुके थे, ये सिलोन के रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल, यानी कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखेंगे तो ये श्रम मंत्री रह चुके थे, यानी कि लेबर मिनिस्टर रह चुके थे, और उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर, जिसे हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, के राज्यपाल भी क्या होते हैं, बीबी गिरी रह चुके हैं। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति 1967 से 1969 तक, यानी कि 1967 से लेकर 1969 तक ये देश के उपराष्ट्रपति भी थे, और 1969 में क्या हुए, ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी, यानी कि जब इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें जीत हासिल हुई, और ये क्या हुए, राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी का समर्थन पाकर विजयी भी हुए। ठीक दोस्तों, इतना था बीबी गिरी जी के बारे में, इसे हम जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में आप क्या समझते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक करिए। दोस्तों देखिए, इतने अच्छे से मैं सब चीज़ फोटो लगाकर और सारे एनसीईआरटी के बॉक्सेस लगाकर आपको समझाता हूँ, तो प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले भाई और बहनों इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है, इसको हम जानते हैं कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना का क्या मतलब है। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था, यानी इंदिरा गांधी ने जो किया वो पुरानी कांग्रेस को जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों पर नई तर्ज पर बनी, यानी कि जो इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई वो पुरानी कांग्रेस की तरह नहीं थी। ये कई मामलों में क्या था, इंदिरा गांधी के हाथों एक नई पार्टी के रूप में सामने आई। ठीक दोस्तों, इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाजे से वही स्थान प्राप्त था जो उस शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। कांग्रेस की पार्टी जो थी इस समय, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी जी कर रही थी, उसे अभी भी वही लोकप्रिय नेतृत्व प्राप्त था जो इंदिरा गांधी जो नेहरू जी के समय प्राप्त था उसे, या जो गांधी जी के समय प्राप्त था। लेकिन दोस्तों अब यह जो पार्टी थी अब एक अलग किस्म की पार्टी थी। ठीक दोस्तों, क्योंकि अब इस पार्टी की प्रकृति क्या हो गई थी, बदल गई थी। दोस्तों यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेताओं की लोकप्रियता पर आश्रित थी। अब यह पार्टी क्या थी, अपने जो सर्वोच्च नेता थे पार्टी के, उन पर क्या थी, यह आश्रित थी। इस पार्टी का संगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था, यानी कि जो कांग्रेस इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली पार्टी थी, यह क्या थी, या इसका जो संगठनात्मक ढांचा था वो क्या था, बहुत ही कमजोर था अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, जैसा कि हम देखते हैं ना, जो पहले की कांग्रेस पार्टी थी उसमें कई सारे गुट थे ना, लेकिन जो एक कांग्रेस बनती है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो बनती है मतलब जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनती है 1971 के मतलब 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, वो क्या होती है, उसमें गुट रहने की गुंजाइश नहीं थी, इसमें यानी कि कई गुट नहीं थे। ठीक दोस्तों, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। इस पार्टी ने तो कई चुनाव जीते, लेकिन अब पार्टी क्या थी, अब पार्टी ज्यादातर गरीबों, महिलाओं, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर क्या थी, निर्भर थी। ठीक दोस्तों, जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया। लेकिन जो कांग्रेस अब उभर कर सामने आई वो कांग्रेस क्या थी, एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की जो पुनर्स्थापना की, यानी कि कांग्रेस को भारतीय राजनीति में फिर से स्थापित किया, जिसका मतलब क्या हो रहा था, जिसका पतन हो रहा था 1969 के बाद, हम देखते हैं, जिसको सीटें कम मिल रही थी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना इंदिरा गांधी ने की, वह कांग्रेस पार्टी क्या थी, प्रकृति के लिहाजे से क्या थी, एकदम अलग थी। यानी कि अब कांग्रेस की प्रणाली की प्रकृति क्या हो गई थी, एकदम बदल गई थी। ठीक दोस्तों कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी।
कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। दोस्तों, जो पुरानी कांग्रेस थी उसमें क्या था, उसमें जो संघर्ष और जो तनाव होते थे उसको पचा लेने की क्षमता थी, लेकिन जो नई कांग्रेस बनी इंदिरा गांधी वाली, इसमें यह क्षमता नहीं थी, यानी कि यह संघर्षों जो तनाव थे उसे पचा नहीं पाती थी। दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र जमीन छोटी पड़ती गई। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी, यानी कि जो कांग्रेस थी उस समय की, उसने क्या किया, उसने अपनी पकड़ तो मजबूत बनाई और इंदिरा गांधी राजनीतिक हैसियत से अप्रत्याशित रूप से आगे भी बढ़ी, लेकिन जो जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन थी वो क्या हो गई, छोटी पड़ने लगी। यानी कि जो लोकतंत्र था उस समय क्या हो गया, वो थोड़ा सा संकट में आ गया। उनकी लोकतांत्रिक जमीन, लोगों की क्या हो गई, अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ने लगी 1971 के बाद, जब इंदिरा गांधी शासन में आई। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दे पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही, और जो विकास और आर्थिक बदहाली लोगों की थी उस समय 1971 में, उस समय क्या हुआ, लोगों के जन आक्रोश और लामबंदी क्या हुई, लगातार बढ़ती रही सरकार के खिलाफ। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों ने एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ, जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। अब दोस्तों, अब अगला जो चैप्टर होगा, यानी कि जो चैप्टर 6 होगा, उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। यानी कि कैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगाया और इमरजेंसी में क्या क्या घटनाएं हुई। आप दोस्तों इसे अगले अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 6 में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पढ़ लो।